कि 2/3 सांसद, अर्थात 2/3 का मतलब 2/3 हिस्सा टोटल मिलाकर के चले गए और वो बीजेपी में जाकर के शामिल हो जाते हैं। अब इनके पास टोटल जो इनके पास जो राज्यसभा के सब मिलाकर के एमपीज थे उनमें 10 सांसद थे, 10 में से 7 तो चले गए। तो यदि मैं 10 की इनका 2/3 बहुमत की बात करूं तो 66 पॉइंट समथिंग होता है, अर्थात अप्रोक्सीमेट 7 कैंडिडेट होना चाहिए। तो 7 कैंडिडेट तो चले गए। तब इनके पास बचा कितने कैंडिडेट? 3 कैंडिडेट, अर्थात 2/3 बहुमत की बात जो कही जाती है तो 2/3 बहुमत अप्रूव्ड हो चुका है और वो सारे कैंडिडेट जाकर के बीजेपी को ज्वाइन कर लिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके साथ में 1/3 हिस्सा बचता है। 1/3 हिस्से जो बचे हुए हैं अब उनके लिए एक अलग सा प्रोसेस होगा, वह भी जानना जरूरी है। अब ये क्या करेंगे कि जो पीठासीन अधिकारी होता है वहां पर एक फॉर्म दिया जाएगा, 1/3 सदस्यों से फॉर्म सबमिट कराया जाएगा और वो जो है तो कहीं ना कहीं पर दूसरी पार्टी से रिकॉग्नाइज नहीं। पर अभी तत्काल में लोकसभा अर्थात पार्लियामेंट में ये चीजें अभी थोड़ा टाइम तक रुकेंगी, तब चलेंगी। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी पार्टी, यदि हम इस तरह से व्यवस्थाएं रहें कि उसके एमपी बिना पार्टी से पूछे ही, बिना पार्टी की अनुमति ही, बिना किसी रेजोल्यूशन पास के ही, बिना पार्टी के समन्वय समिति के रिकमेंडेशन के ही यदि वो चले जाए पार्टी ही छोड़ करके, तो सवाल उठता है कि क्या पार्टी बड़ी है या फिर उसके नेता बड़े हैं या इलेक्टेड कैंडिडेट्स बड़े हैं। इस सवाल का जवाब जो है विभिन्न तरीके से आया और एक आया कि 2/3 बहुमत के साथ में यदि कोई पार्टी यदि जाती है तो उसको मर्जर पार्टी बोला जाता है और वो प्रॉपर तरीके से मेंट होता है, रेजोल्यूशन पास होता है कि हम फला पार्टी में, यदि आम आदमी पार्टी जाना चाहती है, बीजेपी मुझे शामिल होना है, तो वो क्या करेगी? 2/3 बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास करेगी, पार्टी की मिंट होगी, मीटिंग होगी और उस गाइडलाइन के साथ में वो लिखा जाएगा कि हम इस पार्टी में अपना विलय कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब इसी के साथ में आता है कि यदि पार्टी के कैंडिडेट जा रहे हैं तो पार्टी से परमिशन की तो जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो कोई भी चला जाएगा। तो यहाँ पर तो लिया नहीं गया है, यहीं पर आकर के पूरा दांवपेच पूरा फंसना शुरू हो रहा है। दल बदल कानून की जो प्रक्रिया थी 1970 की जो सेंचुरी है, 1970 वाली सेंचुरी, वह हरियाणा का एक कैंडिडेट एक दिन में 3 बार पक्ष में विपक्ष में क्रमशः वोट डालता रहा और उसी समय पर उस व्यक्ति के नाम पर आया राम गया राम की एक बहुत बड़ा जजमेंट आता है और उसमें 5 चीजों को रिकमेंडेशन दे दिया जाता है कि आया राम गया राम भविष्य में न पुनरावृत्ति हो उसकी। तो 2 तरीके से, अर्थात विधानसभा में भी आया राम गया राम लागू होना चाहिए और इसके साथ में लोकसभा में भी लागू होना चाहिए। तो आया राम गया राम की जो प्रक्रिया हुई और वो किसके लिए हुई? दल बदल कानून के नाम से जाना गया और उसी का नाम क्या रख दिया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसकी व्याख्या आर्टिकल्स 101, 102, 190, 191 बात समझ में आ गई। एक तो विधानसभा के लिए होगा और एक लोकसभा के लिए होगा। अब उसमें 4 चीजों को रख दिया गया। अब वो 4 चीजें क्या क्या हैं यह आप सबको जानने की जरूरत है कि उन किन 4 चीजों को लेकर के ये कोई भी व्यक्ति के ऊपर ये नियम कानून लगाया जाएगा। पहला, इसमें स्पष्ट पॉइंट कहा गया कि कोई भी कैंडिडेट यदि जा करके पार्टी किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, पहला उसमें 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के आधार पर पूरी रूपरेखा बनाई गई है और विधानसभा और लोकसभा के लिए दोनों के सेम पेरीमीटर है, यह भी आवश्यक है जानना। अब इसके साथ में कोई भी व्यक्ति अपने से चला गया, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं, मैं इलेक्टेड मेंबर हूं, अपने पर उदाहरण में समझा रहा हूं, और मैं चला गया किसी और पार्टी में, एक्स पार्टी में, सो एंड सो पार्टी में चला गया, ज्वाइन कर लिया, तब मेरे ऊपर दल बदल कानून लगेगा, पहला। दूसरा, पार्टी ने हमको बहिष्कृत कर दिया कि मिश्रा जी हमारे पार्टी की गाइडलाइन को नहीं फॉलो करते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं या मान लीजिए लोकसभा के सदस्य हैं या इन दोनों में से ये नहीं है तो विधानसभा के ही सदस्य हैं, तो उसको नहीं फॉलो करते, इसलिए इस प्रक्रिया को उन्होंने ऐसा कर दिया। अब पॉइंट नंबर आ रहा है 3 इसके साथ। अब ये प्रक्रिया इसमें ऐसी भी रखी गई है कि जिसमें दल बदल कानून लगेगा ही नहीं, वो है 2/3 बहुमत के साथ में पार्टी का मर्जर। मेरी बात समझ में आ रही? यही राघव चड्ढा जी लंदन में रह करके इसी की खिचड़ी 1 महीने से पका रहे थे कि हमारे ऊपर हम ऐसा कुछ बना लें कि हमारे ऊपर दल बदल कानून लगे ही नहीं। तो 2/3 वाला शब्द तो उनके पास आ गया, राज्यसभा के एमपी भी उनके पास आ गए 7-10 में से, तो वो भी पूरा हो गया। पर एक जगह पेज जाकर के फंसा, वो क्या था जिसकी व्याख्या अभी तक 1958 के एक्ट में 52वां संशोधन जो अमेंडमेंट एक्ट था उस पर आज तक नहीं हुई है, और वही चीज गोवा के साथ भी हुई थी।
जब कांग्रेस के 15 एमएलए जीते थे, 10 एमएलए जाकर के बीजेपी में जीत जाते, मर्ज हो जाते हैं, और उसके साथ में वो आज तक एसएलपी पेंडिंग है। तो सिमिलर यहाँ पर भी वही क्वेश्चन फिर से खड़ा हो गया। अब इसके लिए क्या है, अगला पार्टी जब मर्जर है तो उसके लिए मिंट होगा, उसके लिए अमेंडमेंट होगा, उसके लिए वहां पर पूरा मेमोरेंडम पास होगा और 2/3 बहुमत के साथ में पार्टी घोषणा करेगी कि मैं फला व्यक्ति के फला पार्टी के साथ में मर्ज होने जा रहा हूं। पर यहाँ पर ये नहीं हुआ है, केजरीवाल ने किसी को परमिशन नहीं दिया है, और जो उनके एमएलए और एमपीज और जो उस बॉडीज के मेंबर हैं किसी ने भी नहीं दिया है। तो फिर दिया किसने है? इन्होंने अपने से आम सहमति बना लिया और डेमोक्रेसी का एक फॉर्मेट लिया कि इस प्रकार की यदि प्रक्रिया होती है कि 2/3 बहुमत से लोग चले जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए। इस आधार पर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है कि इसके आधार पर भारत देश में एक बड़ी डेडलाइन खींची जाने वाली है, और वो जैसे ही ये आएगी, एसएलपी आने ही वाली है। अब इसके लिए यदि संबंधित पार्टी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, उसके एमपीज गए हैं, तो संबंधित पार्टी यदि राज्यसभा का कैंडिडेट जा रहा है या लोकसभा का जाता है, राज्यसभा का जाएगा तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के पास जाएगा, एक प्रेजेंटेशन मेमोरेंडम दिया जाएगा, जो कि आम आदमी पार्टी के अभी के वर्तमान के जो है, संजय सिंह कौन है, संजय सिंह ने, शायद मुझे लग रहा है उन्होंने दिया है प्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम दिया है, और वकील के प्रेजेंटेशन के साथ में दिया है। अब इसमें दो चीजें आएंगी, कोई भी प्रक्रिया जो पूरी की जा रही है, ये मेमोरेंडम इसलिए उपराष्ट्रपति को दिया गया क्योंकि राज्यसभा के सदस्य गए हैं। यदि यही कैंडिडेट लोकसभा के गए होते तो ये सारे किसके पास लेके जाते? लोकसभा के ओम बिरला के पास जाते सारे लोग। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया होगी। अब इसी के साथ में आर्टिकल 101 में ही इसमें डेडलाइन भी दे दी गई, नहीं तो बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन दे देते थे और भूल जाते थे, 6 महीने, 6 साल, 5 साल, जैसे वो होता है वीटो बिल वाला हिसाब किताब। तो इसमें आर्टिकल 101 में के आर्टिकल पॉइंट नंबर 3 सब पॉइंट्स में 3 में 2 चीजें बड़ी स्पष्ट लिखी गई। पहला बोला गया, मैं उसको पढ़ भी रहा हूं और मुझे लगता है कि सारे लोगों की काफी चीजें आवश्यक है। पहला बोला गया, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसके साथ में आता है, तो लोकसभा राज्यसभा का हो गया तो विधानसभा विधान परिषद का भी बनना चाहिए, अर्थात एमएलए के लिए भी लागू होता है। इसका सब आर्टिकल्स कहता है 101 का 2 पॉइंट, वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द विधानसभा, करेक्ट, विधानसभा और विधान परिषद, ये भी क्लियर हो गया। अब इसका 3rd पॉइंट कहता है जो यहाँ पर लागू हो रहा है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। डिस्क्वालिफाइड कौन हो गया? जिसको पार्टी ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया, या उसके साथ में राज्यसभा का ये जा रहा है तो वहां पर उपराष्ट्रपति ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया, या लोकसभा में जा रहा है तो लोकसभा का जो स्पीकर है उसने डिस्क्वालिफाइड कर दिया, वो व्यक्ति न तो उस किसी मिनिस्ट्री के काबिल होगा और न ही उस समय के दौरान पर न हो किसी भी लोकसभा या किसी भी समिति का वो सदस्य बन पाएगा। तो उसमें कहा गया कि चेयरपर्सन अब जो होगा, चेयरपर्सन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा जिसका भी मेंबर होगा, या विधान परिषद या विधानसभा जो भी होगा, उसको 60 डेज के अंदर में, अर्थात जो संजय सिंह ने अभी एप्लीकेशन दिया है 60 दिन की इसकी वैलिडिटी थी, और 60 दिन के अंदर में इनको ये प्रेजेंटेशन को डिसाइड करना मैंडेट कर दिया गया। मेरी बात समझ, अर्थात ये 60 दिन तक खेला पार्लियामेंट में भी चलने वाला है यदि ये प्रेजेंटेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई तो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब इसके साथ में विद इन 60 पीरियड्स ऑफ दिस टाइम से जो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन जो भी है, ये 60 दिन के अंदर में यदि ये डिसाइड नहीं होती है तो ये सारे लोग के पास 2 रिमेडी। पहली रिमेडी, नंबर 1, पहली रिमेडी होगी कि ये सीधा प्रेजेंटेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आ जाए कि अभी तक हमारा पेंडेंसी पड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा रिमांड बैक करेगा कि आप सीधा अभी लोकसभा के स्पीकर के पास जाइए या राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के पास जाइए। पहला, तो यदि प्रेजेंटेशन डिसाइड हो गया तो उसी प्रेजेंटेशन में जिन्हीं ग्रवियांश के साथ में वो उनके साथ में गए थे उसी कॉपी को लेकर के आ जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहेंगे कि डायरेक्शन दिया जाए कि जो दल बदल कानून है इसकी व्यापक व्याख्या है, और इस व्याख्या के अंतर्गत में इन्होंने पार्टी से नहीं पूछा है और सीधा का सीधा ये अपने से ही ज्वाइन कर लिए, तो ऐसे तो भारत देश की कोई भी पार्टी अस्तित्व में बचेगी ही नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ के मुख्य संयोजक है केजरीवाल जी, वो कहाँ जाएंगे? वेस्ट बंगाल में जाके रोना धोना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि आप सबको वो समय भी याद होगा जब शीला दीक्षित के समय पर बड़े सारे आरोप लगाया करते थे, बड़ी करप्ट हैं, बड़ी ये हैं, अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट भी आई थी उसके साथ में, और उन रिपोर्टों के साथ में इनने बहुत सारी बातें भी की थी।
आप सबको याद होगा। पर इन्होंने जितने राज्यसभा एमपी गए हैं, आप लोगों ने देखा, बड़ी मजेदार स्टोरी है, जितने राज्यसभा एमपी अभी जा रहे हैं सबके सब पैसे वाले हैं। कोई लवली प्रोफेशनल जो वो यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना उसका नाम क्या है, मुझे मित्तल जी, अशोक मित्तल, वो भी। राघव चड्ढा के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, उनकी वाइफ के बारे में भी जानते हैं, वो पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। दूसरा, इसके साथ में और भी जो सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, ये जितने के जितने लोग गए सब पैसे वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है वर्करों को इन्होंने ढूंढा है, इन्होंने पैसे वाले लोगों को ढूंढा है। अब इसके साथ में लोगों का आरोप भी है, मैं नहीं जानता, पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर बहुत सारे चंदा मोटा मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों को ले दिया गया। पर जो थोड़ा सा कम चंदा देने वाला होगा, पार्शियली कम होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, तो उन लोगों को नहीं मौका दिया जाता है। अब उनके नाम भी मैं थोड़ा सा सुना देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के बड़े वकीलों में से जाने जाते हैं, हमारे लर्नेड ब्रदर भी हैं। प्रशांत भूषण को देख लीजिए, उन्हीं के पार्टी के मेंबर से, करेक्ट। फिर इसके बाद में आशुतोष को देख लीजिए। तीसरा आप देख लीजिए कुमार विश्वास को देख लीजिए। ये विभिन्न, और इसके साथ में हरीश अवस्थी जी हैं, जो रिठाला से चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों से हारे हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इनको जो है तो ये टिकट नहीं देते हैं। किसी दलित को नहीं भेजा था राज्यसभा इन्होंने, ना किसी ओबीसी को भेजा, ना किसी मुस्लिम को भेजा था। इन्होंने एक कम्युनिटी विशेष को भेजा है, मुझे लगता है जो उनके नाते रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा है? देखिए, राघव चड्ढा अभी जो बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों को कहीं अप्रिशिएट हमेशा कर रहा हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे रेस पॉइंट किए। पर सवाल एक उठता है कि अब उनके जो जाने का प्रोसेस था, वो प्रोसेस अच्छा नहीं था, इसलिए ये थोड़ी सी समस्या आई। और यदि कोई की व्यक्ति की कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं, तो हम सबको उस बात को बोलना चाहिए, और वो हम बोलेंगे उस चीज में। कहीं क्या सर सभी सांसदों ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया? करेक्ट, करेक्ट। इस बात के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी सांसद हैं, सबने दल बदल कानून का अभी तक के जो नियम हैं उसका उन्होंने गलत प्रोसेस को अप्लाई किया, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सवाल उठता है कि इसकी व्याख्या ही तो नहीं है। कभी कोई भी पार्टी अपना मिंट करके परमिशन नहीं देगी, मेमोरेंडम नहीं स्पष्ट करेगी कि हम अपने पार्टी के इतने लोगों को जाने देते हैं। तो इसलिए 2/3 सदस्यों के साथ में वो अपना आज जो आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, उपराष्ट्रपति के पास भी इनको परमिशन हो सकता है, मंजूरी मिल गया, मिल सकती है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं, कोई भी पार्टी वाला अपने राज्यसभा एमपीज को या एमएलए को क्यों जाने देगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो है, ये भारत देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उससे पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। और जिस प्रकार से ये लोग गए हैं वो पूरी तरीके से नल, वाइट और इनडिफाइंड वे में। तो क्या इन सांसदों की सदस्यता क्या रद्द हो सकती है, और किसके पास ये पावर है अभी फिलहाल? अभी करंट में जो इनका अब करंट का जो पावर है, अब उपराष्ट्रपति के हाथ से अब निकल गया अभी मैटर। आप लोगों के माध्यम से जो सूचना है वो पास हो गया। अब जो उपराष्ट्रपति ने जिस चीज को ऑर्डर पास किया है, वही लेकर के आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी कि ये हमारे इतने सदस्यों को 2/3 बहुमत से इन्होंने अपने पास ले लिया है। पर यह सवाल उठता है कि क्या वो छोटे छोटे व्यक्ति थे? वो भी तो रिप्रेजेंटेटिव है। एक राज्यसभा एमपी को लेने के लिए कम से कम 35 से 40 एमएलए की जरूरत पड़ती है, इतने सारे लोगों को। और राघव चड्ढा के बारे में आरोप है, लोग कहते हैं, हो सकता है कि आप लोग भी जानते होंगे उस चीज के बारे में, ये तो पूरा पंजाब की सरकार ही मैनेज करते थे और इन्हीं के माध्यम से सरकार चलती थी। वो तो हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ियां हुई, ट्यूनिंग खराब हुई, इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट कहीं सामने आया तो इसलिए हो गया। तो वहां पर ये सेटिंग नहीं बनी थी, इधर सेटिंग बनेगी। अब ये दल बदल कानून का जो इनकम्प्लीट वॉल्यूशन हुआ है वो इस सारे के सारे लोगों के माध्यम से हुआ है, और इसके साथ में इन सबकी सदस्यता जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर सवाल एक हमेशा मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं कि जो दल बदल कानून है, आर्टिकल 101, 102, आर्टिकल 190, 191, 192, उसमें ध्यान रखना है कि पार्टी कोई भी एमपीज या एमएलए का मिंट या मेमोरेंडम दे करके परमिशन की कोई व्याख्या नहीं की गई है। इसकी इनकी थोड़ा हो सकता है कि यदि कहीं लूप लाइन पर बचत मिलेगी तो इस पॉइंट के आधार पर उनको कहीं मिल सकती है, इसमें कहीं कोई, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है और कोई पार्टी जाने नहीं देगी अपने सदस्य को, तो फिर यहाँ पर बात अटकेगी।